नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अपने डेली टेस्ट पेपर जो सेकंड है उसके 10 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि आप कंटिन्यू घर पे रिवीजन करिए, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। In which case 9 judges bench of Supreme Court has held that all amendments to the Constitution made on or after 24 April 1973 shall have to be tested on the touchstone of the basic or essential feature of the Constitution। यानी इनमें से किस मामले में मैटर को पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जो जजेस है कि पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि 24 अप्रैल 1973 को अथवा उसके पश्चात संविधान में किए गए सभी संशोधनों को संविधान के आधारभूत ढांचे की कसौटी पर देखा जाएगा। ये बात कौन से केस लॉ में कही गई थी? वो केस लॉ है IR कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस है 2007 का सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में ये बातें कही गई थी। ऐसे वी श्रीहरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2016 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो दया याचिका है या मर्सी पिटीशन है उसे यदि पेंडिंग कर दिया लॉन्ग टाइम तक तो ये नहीं कि उसे कैंसिल किया जाएगा, यानी उसे LI में चेंज कर सकते हैं। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछ सकते हैं। उसके अलावा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम मेहर, इस केस में ये कहा गया था कि यदि ट्रायल चल रही है तो उसे पेंडिंग नहीं कर सकते यदि 2 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है यदि एक्यूज जेल में है तो इस ग्राउंड के आधार पर आप नहीं कर सकते। उसके अलावा एडवोकेट उस केस में बार बार चेंज हो रहे हैं तो इन ग्राउंड्स के आधार पर भी ट्रायल को पेंडिंग नहीं कर सकते। तो ये केस है 2014 का सुप्रीम कोर्ट का। तो इसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हो ताकि कभी भी काम आ सकता है। इंटरव्यू में कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी जो लेबर है, श्रमिक है, वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत या तो वो स्वयं खुद या उसके बिहाफ पर कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एनफोर्स कराने के लिए जा सकता है। तो चारों केस इंपॉर्टेंट हैं, आपके बहुत काम आएगा, इनको ढंग से कर लीजिएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? B आएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये बोल रहा है सेकंड कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जूरे वायलेंस, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहना। ये लाइन है फंडामेंटल राइट्स के बारे में दे रखी है या फंडामेंटल ड्यूटीज में दे रखी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दे रखी है या ऑर्डिनरी ड्यूटी में दे रखी है जो सिटीजन की है। तो इसका ये अपने पढ़ें तो आर्टिकल 51 जो आप लोग जानते हो, 51 का A से लेकर ये तक के पॉइंट है वो आपके सीक्वेंस वाइज टिप्स पे याद होने चाहिए, जिसमें से जो I वाला ऑब्जेक्ट है या हिंदी में बोलते हैं जय, उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी है ये अपनी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? B आएगा। ठीक है, कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना तो प्रत्येक नागरिक का क्या है? ये मूल कर्तव्य है। तो B इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A person can be detained under preventive detention law without approved of the advisory board maximum period, यानी बिना एडवाइजरी बोर्ड के अप्रूव्ड के आप मैक्सिमम कितने टाइम तक उस पर्सन को डिटेन कर सकते हो। तो ये बातें दे रखी है आर्टिकल 22 का क्लोज 4 में। तो मैक्सिमम कितना है? 3 मंथ। मैक्सिमम कितना है? 3 मंथ। तो आंसर आएगा A, यानी निवारक विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना आरक्षण में अधिकतम अवधि के लिए रखा जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए। नेक्स्ट चले,
In which case the Supreme Court held that secularism is part of the basic structure of the Constitution of India. किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूलभूत ढांचे का क्या हिस्सा है या पार्ट है? ये बात कौन से केस लॉ में कही थी? ये कही थी SR बोमई के केस में। तो यानी एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? बी। भिंद्रवा मिल्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आर्टिकल 368 के क्लोज 4 और 5 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। ठीक है। SP गुप्ता जो केस है ये जजेस के ट्रांसफ़र के बारे में बात करता है और ये 1982 के अंदर, लेकिन बाद में 1993 में एक केस आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें उसको चेंज कर दिया गया था कि किसी कंसेंट से आप कर सकते हैं, CGI के कंसेंट से कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में दे रखा है। आप अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए उससे। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा C। नेक्स्ट चल ले, B है ना, ध्यान रखना B है इसका आंसर। The review power of the apex court of the India described, यानी अपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, उसकी रिव्यू करने की पावर कौन से आर्टिकल में डिफाइन कर रखी है? तो अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 124 से लेकर 147 तक जो आर्टिकल है उनमें पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रखा है। एस्टेब्लिशमेंट है, क्या क्या चीज़ें बात, वो पूरी डिटेल में दे रखी है। जिसमें से आर्टिकल 134 है, ये बता रखा है कि क्रिमिनल मैटर में सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से ग्राउंड्स के आधार पर जा सकते हो। यानी हाई कोर्ट ने यदि कन्विक्ट कर रखा हो, डेथ सेंटेंस उसको दे रखा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। या हाई कोर्ट ने नीचे से मैटर को अपने पास मांगा कर डेथ सेंटेंस दिया है तो जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। वैसे 138 एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को एनलार्ज करने के बारे में। और 136 है SLP, जो सभी लोग जानते हो, स्पेशल लीव टू अपील, ये है नहीं। और 137 क्या है इसका? रिव्यू के बारे में दे रखा है। तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा? A आएगा। यानी भारत के पुनर्विलोकन की, भारत के सुप्रीम उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है आर्टिकल 137। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल है वो ढंग से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला चलें क्वेश्चन 6। Who among of these determines the question whether a member of Lok Sabha has become subject to disqualification on the grounds of defection in term of the 10th schedule of the Constitution? Constitution का जो 10th schedule है, यानी सारे शेड्यूल कितने हैं? 12 है। जिसमें से 10th schedule जो है उसमें लोकसभा के जो मेंबर है वो दल बदल चेंज करना, पार्टी चेंज करना, डिसक्वालीफाई करने की पावर किसके पास है? ये है स्पीकर ऑफ द हाउस के पास। यानी इनमें से कौन यह प्रश्न अवधारित करता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल के आधार पर निरर्हता के अधीन हो गया है? ये बात किसने, कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। यानी एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? A आएगा। अगला क्वेश्चन चले 7। Which of the writs can be issued by the High Court to direct a public officer or the government not to enforce a law which is unconstitutional? यानी उच्च न्यायालय द्वारा लोक पदाधिकारी या शासन को असंवैधानिक विधि को प्रवर्तन न करने के लिए किस रिट के द्वारा निर्देशित किया जा सकता है? यानी 5 जो रिट हैं आपकी वो टिप्स पे होनी चाहिए। इन रिट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। तो इसका आंसर आएगा स्टेटरी। प्रोहिबिशन हो नहीं सकता क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में यदि कर रहा हो तब प्रोहिबिट करने के लिए क्यों वारंट हो, यानी आप किस राइट से इस पोस्ट पे बैठे हो उसके लिए। और मेंडाबस हैंड कमांड करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए कि आप ये करो, उन चीज़ों के लिए तो ये भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका? A आएगा। तो रिट आप अच्छे से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्रीएम्बल क्या पूछ रहा है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, यानी प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन सी बातें दे रखी है, क्या डिक्लेयर करता है? यानी संविधान की प्रस्तावना क्या घोषित करती है कि अपना
इंडिया कैसा हो, सोवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, यानी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। ए सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तीन है नहीं, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये भी नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बी आएगा। यानी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, तीन बातें हो नहीं सकती, एक संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए। यानी 6 पॉइंट है, सीक्वेंस याद होनी चाहिए आपकी प्रेमबल की, जब भी आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356, यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है। यानी आर्टिकल 356, 352, 360 ये ढंग से याद कर लीजिए आप। इनमें से एक क्वेश्चन प्री का आने की पूरी संभावना रहती है। तो 356 में बता दिया कि मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ। कितना है, 6 मंथ। इसका आंसर है सी। क्या आएगा, सी। ठीक है, अधिकतम अवधि 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बजट, भारत का संविधान बजट। अब बजट अप्रोप्रिएट बिल बोलते हैं या मनी बिल बोलते हैं, वोट ऑफ अकाउंट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये आपने आर्टिकल 112 जो पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरह मिला के ओवरऑल इसका आंसर है डी। क्या आएगा, डी इसका आंसर है। तो इस तरह अब आपने क्वेश्चनों को देखिए कि कहाँ कहाँ से पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पूछ रहा है प्रिएम्बल पे, एक पूछ रहा है इमरजेंसी वाले पोर्शन में से, एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए। इन पार्ट्स में से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा। उसके अलावा जो 12 शेड्यूल है उनको आप ढंग से कर लीजिए। ठीक है, और बिना स्ट्रेस के, बिल्कुल फ्री माइंड होके जिस भी काम को करो, चाहे कैसा भी काम करो, हमेशा खुश होके हंस के करीजिए, उससे आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। सो आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।